हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है प्रतिचयन वितरण को आवृत्त दंडाकृत में दर्शाना। यानी ग्राफ के थ्रू हम उस प्रतिचयन वितरण को किस तरीके से हम देख सकते हैं और बना सकते हैं किसी भी दिए गए प्राप्तांक के साथ साथ उनके आवृत्त जब आपके पास हो तो उसको हम उस प्रतिचयन वितरण को किस तरीके से आवृत्त दंडाकृत में दर्शाया जा सकता है। ठीक है, यानी उसको उसका प्रतिदर्श मध्यमान किसके थ्रू किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को आपको बता दें, अगर आप पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो हम आपको बताएं कि प्रतिचयन वितरण या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका हमने एक वीडियो इसके पहले ही अपलोड कर दिया है, उसको आप वॉच कर लें तो वहाँ पे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में आपको पता चल जाएगा। और साथ ही साथ जब इस वीडियो को आप देखेंगे तो वहाँ से आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे और साथ ही साथ इसके आगे जब हम बात करने जा रहे हैं तो आपको आराम से चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रतिचयन वितरण को किस तरीके से आवृत्ति को दंडाकृत में दर्शाया जा सकता है या दंड ग्राम में जो है किस तरीके से इसको लिखा या बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं वन बाय वन इसको हम ध्यान देने का प्रयास करते हैं। जैसे कि वितरण को सरल रूप से प्रस्तुत करने के लिए वर्गांतराल बनाकर दी गई सारणी में प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि हम वितरण को सरल रूप से रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वर्गांतराल सारणी बनाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं सांख्यिकी में ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक वर्गांतराल सेट कर लिया जाता है, उसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिल जाता है, आवृत्ति मिल जाती है, यानी फ्रीक्वेंसी मिल जाता है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे एक वर्गांतराल बनाया गया है और यह जो वर्गांतराल हमने बनाया है इसके जो पहले वाले वीडियोस को देखेंगे तो उसी से रिलेटेड यहाँ जो है वर्गांतराल बना हुआ देखेंगे। खैर, आप इस वीडियो को पूरा वॉच करिए, लास्ट तक आपको दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 8.52 यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है वर्गांतराल, आप अपने से सेट भी कर सकते हैं, नहीं धीरे धीरे पता चल जाएगा वर्गांतराल कितना आएगा। तो 8.5 हमारा जो है पॉइंट से लेकर के, यानी हमने यहाँ पे 1.5 का अंतर लिया है प्रत्येक इंटरवल में या प्रत्येक वर्गांतराल में, तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। 8.5 से जब 1.5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 8 1 यानी 10 आ जाएगा। अल्टीमेट अगर आपको लिखना हो तो वहाँ लिख सकते हैं 10.0 आ जाएगा। ठीक, तो अगर 1.5 ऐड करते हैं तो 8.5 to 1.5 यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी मिला है हमको 1, 7 to 8 जो है फ्रीक्वेंसी मिला है 5, 5.5 to 6.5 मिला है फ्रीक्वेंसी 10, 4 से 4.0 मिला है फ्रीक्वेंसी 13 और 2.5 से 3.5 मिला है फ्रीक्वेंसी हमें 10, 1 से 2 मिला है फ्रीक्वेंसी 5 और 0 से मान लीजिए 0.0 से हमें फ्रीक्वेंसी मिला है कितना, 1। तो इस तरीके से हमारे पास क्या मिल गया, ये देखिए अगर आई हमने इंटरवल की अगर बात किया तो यहाँ पे 1.5 आपको दिख रहा है। देखिए प्रत्येक इसमें जो है आपको 1.5 को ही इंक्रीजिंग देखने को प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1.5। तो इस तरीके से सारे फ्रीक्वेंसी सारे वर्गांतराल के करस्पॉन्डिंग लिखे गए हैं। अब इसी फ्रीक्वेंसी और वर्गांतराल के थ्रू जो है हमको क्या करना है, दंडाकृति में उसको दर्शाना है। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से दर्शाया जा सकता है। तो ये देखिए आपके सामने दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस, यानी यहाँ पे ये वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस बोलेंगे। और ये जो पड़ी हुई लाइन है 36 लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक्स एक्सिस बोलेंगे। यानी जो वर्टिकल लाइन है इसको वाई एक्सिस बोल देंगे, जो पड़ी हुई लाइन है इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलेंगे। ठीक, तो देखो वाई एक्सिस में आपको क्या दर्शाना है, वाई एक्सिस में आपको जो है दिए गए फ्रीक्वेंसी को दर्शाना है और यहाँ से एक सेट किया जाता है, जिसे यहाँ 2 के एक अंतराल पे फ्रीक्वेंसी को सेट किया जाता है, तो उसी के हिसाब से हम जो है रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए हमने यहाँ से 0 के साथ
यहाँ से यानी हम 0 मान लीजिए, यहाँ से 0 है, 0 से 2 चले, 2 से 2 ऐड करें, 2 to 4 हो गया, 4 to 6 हो गया, 6 to 8 हो गया, 8 to 10 हो गया। तो 2-2 के अंतराल पे हमने ये अपने से ही सेट किया जाता है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि जो पैमाना कोई बताए या समझाए तो वही ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी पैमाने को ले सकते हैं। और अब यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में आप जो है क्या दर्शाएंगे, मध्यमान को दर्शाएंगे। और देखेंगे कि पहले हमको कौन सी फ्रीक्वेंसी सेट करना है। यहाँ पे देखिए सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी 1 दिख रहा है, यानी 0 से 0.5, 0 से 0.5 यानी 0 से लेकर 0.5 के बीच में कितना आ रहा है वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, ये 1 आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये देखिए 0 से 0.1 आ रहा है। तो 1 के लिए हम एक दंडा आकृति बना देंगे, वो इस तरीके से कुछ बनेगा। ये देखिए 1, यहाँ पे हमने 1 लिखा है, ये देखिए 1 लिखा है। तो इसके लिए 0 से 0.5 के लिए हमने तो बना दिया इसको, यानी इसका मतलब इसका जो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे आएगा वो 1 पे पोजीशन पे आएगा। तो 1 के पैरेलल ही हम इसको लेके जाएंगे दंडाकृति को, ठीक। तो ये हो गया पहले केस के लिए। अब सेकेंड वाला देखते हैं क्या। सेकेंड वाले में है 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 2 हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितना है 5। तो 5 के लिए दंडाकृति बनाना है। अब अगर इसके मध्यमान की बात करें इस वर्ग अंतराल 1 से 2 के बीच में, तो कितना मिलेगा 1, ये क्या मिलेगा 1.5 मिल जाएगा। तो यानी इसके लिए देखिए फ्रीक्वेंसी हमने 5 ले लिया, यानी चूँकि अगर यहाँ पे 4 है तो इसके 6 और 4 के बीच में 5 होगा, कहीं यहाँ पे कहीं होगा 5। तो 5 यानी 5 की इसके पैरेलल हमने एक यहाँ पे लाइन खींच ड्रा कर देंगे और इसको यहाँ पे मिला देंगे। तो यानी ये बन गया 5 का जो है फ्रीक्वेंसी का बॉक्स बन गया। तो ये 5 का दंडाकृति हो गया। अब इसी तरीके से आइए देखते हैं अगला फ्रीक्वेंसी क्या है। 2.5 से 3.5 यानी 10 है। तो 10 के लिए हम बनाएंगे दंडाकृति। अब 10 के लिए देखिए 5 यानी यहाँ पे हमारे पास 6 से 8 है, 8 से ऊपर चलेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 के पैरेलल थोड़ा सा इसको आप लोग आराम से सही सटीक बना सकते हैं। तो 10 के पैरेलल ही हमको बनाना चाहिए था। तो 10 यहाँ पे हो सकता है, यानी इसको थोड़ा सा अगर हम बनाना चाहें तो ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, उसके बाद ये यहाँ से आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास ये बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये 10 का बन जाएगा ग्राफ। तो 10 का ये हो गया, यहाँ से लेकर के ये कुछ यूँ आ जाएगा। तो ये दंडाकृत हो गया 10 का। और इसका मध्यमान अगर देखें तो 3 आ रहा है। देखिए 2.5 से हम 3.5 चल रहे हैं, तो इसके बीच का जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 यहाँ पे ये देखिए दर्शाया गया है 3। इसी तरीके से अगले फ्रीक्वेंसी पे और अगले वर्ग अंतराल पे चलेंगे तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, ये देखिए 4 से 5, 4 से 5 के बीच में कौन सी वैल्यू आएगी 4.5 आएगा। तो इसकी जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी वो दिया गया है कितना 13 दिया गया है। तो इसको फिक्स करिए, यहाँ बनाइए। तो यहाँ पे बनाएंगे तो देखिए बना हुआ है, ये देखिए 4.6 इसका मीन हो जाएगा, यानी इसका मीन यहाँ पे। और 13 को कुछ हम 10 के ऊपर लेके जाएंगे तो 13 कुछ मान लीजिए ये आ गया। तो इसके पैरेलल हम एक्स एक्सिस पर 13, इसके बीच में 13 को रख देंगे। और इसी तरीके से ये जो बॉक्स दिख रहा है ये दंडाकृत हो जाएगा फ्रीक्वेंसी 13 के लिए। तो ये हो जाएगा आपके पास 13 के लिए। इसका मीन हम लिख देंगे बीच में बिल्कुल, ये 4.5। इसी तरीके से आप सारे फ्रीक्वेंसी को दर्शा सकते हैं। अब जैसे इसके बाद जो है देखिए 10 है, 5 है, 1 है, यानी डिक्रीज़ कर रहा है। और इसी के हिसाब से आप वर्ग अंतराल में मीन भी लिख सकते हैं। तो इसको हम देख लीजिए यहाँ पे अब एक तरफ से, ये देखिए 10 है, 5 है, 1 है, तो उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। फिर हम जो है यहाँ पे 6 आ जाएगा, अब देखेंगे मीन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दंडाकृत 10 के लिए बना लिया। फिर अगली फ्रीक्वेंसी 5 है, तो 5 के लिए हम और छोटा बना लिया, 5 के पैरेलल, इसी 5 के पैरेलल इसको, और इसी 1 के पैरेलल हमने इस 1 को दर्शा लिया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जितना लेफ़्ट में आपको चीज़ें दिख रही हैं उतना ही इस बड़े वाले के राइट में भी आपको दिखाई दे रहा है। यानी सबसे मैक्सिमम वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो क्या मिल पा रहा है, यानी ये 13 मिल रहा है, जिसका मीन हमारे पास कितना है
4.5 है, ठीक है। तो यानी इस 4.5 के राइट में भी उतना ही है, 4.5 के लेफ्ट में भी उतना ही है, या इस 13 फ्रिक्वेंसी के लेफ्ट में भी उतना ही दिख रहा है और 13 के राइट में भी उतना ही दिख रहा है। तो इस तरीके से हम देखिए कुछ रिजल्टेंट निकाल के लाते हैं। रिजल्टेंट ये है कि प्रतिचयन वितरण के अवलोकन से दो बातों को स्पष्ट किया जा सकता है, दो बातों को स्पष्ट किया जा सकता है। कौन कौन सी दो बातें हैं, यह देखिए। यह एक सममित या समाकृति वितरण, यानी सममित को हम लोग अंग्रेजी में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब होता है जितना हमारा जो है लेफ्ट में होगा उतना ही राइट में होगा, ठीक है। जितना हमारे लेफ्ट में होगा उतना ही राइट में होगा। तो आप देखें ध्यान से, तो देखिए 13 के बाद जो है जितना आपका लेफ्ट में दिख रहा है उतना ही राइट में भी चीज़ें आपको दिख रही हैं वितरण का। तो यही होता है कि यह एक सममित या समाकृत वितरण यानी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमेशा। आगे आप ध्यान से पढ़ेंगे जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो वहाँ आपको जिसके केंद्र में आवृत्ति अधिक है वह किनारों की ओर आवृत्तियाँ कम होती जा रही हैं। यानी यहाँ पे हम अगर देखें तो केंद्र में आवृत्ति अधिक दिख रहा है और किनारों की ओर आवृत्तियाँ कम होती जा रही हैं। ये देखिए यहाँ पे आवृत्तियाँ देखिए कम हो रही हैं किनारों पे, और मैक्सिमम कहाँ दिख रहा है, ये बीच में दिख रहा है केंद्र पे, और राइट में भी उसी तरीके से आवृत्तियाँ कम होती दिखाई दे रही हैं। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि इस वितरण का मध्यमान 4.5 जो कि जनसंख्या का मध्यमान के बराबर है, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए मध्यमान इसका 4.5 है और मैक्सिमम वैल्यू 13 है। इसी प्रकार से अन्य प्रतिदर्शजों जैसे मध्यिका, प्रमाणिक विचलन, सहसंबंध गुणांक आदि के लिए भी प्रतिचयन वितरण तैयार किए जा सकते हैं। इसी प्रतिदर्शजों के सहायता से जनसंख्या के प्राचलों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं और जनसंख्या के विशेषताओं को भी वर्णित कर सकते हैं। यानी हमारा जो प्रतिदर्शजों का जो नेचर होगा वही पूरे प्राचलों का नेचर हो जाएगा, यानी पूरे जनसंख्या के लिए वो जो है इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। तो आई होप ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद।